स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कहानी सुनो। कहानी क्या है देखिए कि यहाँ पर एक दीवार है। दीवार स्टेशनरी है, तो बिना के ही स्टेशनरी ही होगी, दीवार तो चलने से रही है ना, जब तक कि हम कुछ अनोखा काम ना कर दें। तो ये एक दीवार है, दीवार स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये एक रोड है, रोड यानी कि सड़क है जहाँ पर गाड़ी वगैरह चल रही है, ठीक। तो चलिए, यहाँ पर एक BMW आई, BMW जिसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है, ठीक। ड्राइवर क्यों, कोई भी हो सकता है कि खुद मालिक भी हो सकता है। चलिए, तो ड्राइवर जो भी है वो गाड़ी को चला रहा है। लेट्स से स्पीड ऑफ ए कार इज VC, स्पीड ऑफ ए कार इज VC। दीवार जब उसने देखी तो उसने हॉर्न बजाना स्टार्ट किया। क्या बजाना स्टार्ट किया? हॉर्न बजाना स्टार्ट किया। हॉर्न बजाया, दैट मीन्स साउंड वेव जनरेट हुई, ठीक है। साउंड वेव जनरेट हुई तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, लेट्स से F0, वेवलेंथ होगी λ0 और स्पीड होगी V, ठीक है। ये जो साउंड वेव से मैं चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ फॉर ओनली विजुअलाइजेशन, लेकिन वास्तव में कैसी होती है साउंड वेव? ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, दैट मीन्स वी शुड यूज दिस टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता आप दोनों में से कौन सा यूज करते हैं, ओके। तो मैंने ऐसे यूज कर लिया कि भाई साउंड वेव गई यहाँ से, हॉर्न उसने बजाया, साउंड वेव निकली, सीधा जाके दीवार से टकराई, ठीक है। टकराई और टकराने के बाद वापस इस ड्राइवर को सुनाई दी। तो इसका कहना था कि मैंने जो हॉर्न बजाया था वो वापस मुझे सुनाई देता है, तो कुछ दुगनी फ्रीक्वेंसी, दुगनी पिच से या रिलेटिवली हाई पिच से, दुगनी हो भी सकती है, नहीं भी जरूर नहीं, बट इट मस्ट बी हाई। ऐसा क्यों? तो ये होता है ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। तो आज का अपना हेडिंग है क्या? डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। जो चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज का है ये लेक्चर नंबर 10, डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड, और डॉपलर इफेक्ट का ये सेकंड पोर्शन है, ठीक है। जो आप लिख लीजिए, पहले वो 2 पॉइंट लिखिए, ठीक है। दोनों पॉइंट लिखने के बाद हम इसकी आगे की चर्चा करते हैं कि कैसे हम नया फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और कैसे की बात इसमें चलेगी। तो बहुत ही आसान है। पहला, when a car is moving towards a stationary wall and if the car sounds a horn, कोई पागल ही था जो दीवार के सामने आके हॉर्न बजा रहा है। इतना बेवकूफ कौन हो सकता है कि नहीं? तो ऐसा तो रेस 3 में हो सकता है जहां सलमान खान हो, है कि नहीं? तो इफ द कार साउंड्स ए हॉर्न, वेव ट्रेवल्स टूवर्ड्स द वॉल एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल। चलिए, तो बस वही कहानी है। साउंड बजाया, मतलब हॉर्न बजाया, साउंड वेव निकली, दीवार से टकराई, वापस आए। तो ड्राइवर ने कहा नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, तो वही था डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया से एक दीवार बनाएंगे। मजबूती वाली दीवार जो अंबुजा सीमेंट से बनी है, कभी ना टूटे। तो ये अंबुजा सीमेंट, ये मैंने ब्रिक्स दिखाई है ना। चलिए, तो ये हो गया अपना स्टेशनरी वॉल, स्टेशनरी वॉल। यहां पर एक ये रोड सरफेस, ये BMW अपना, इसके अंदर एक ड्राइवर है। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है VC की स्पीड से, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अ कार, ओके। या फिर इसे सोर्स कह दो, क्योंकि हॉर्न बजाने वाला कोई सोर्स है तो उसे VS कह देते हैं, डजंट मैटर। अब इसने हॉर्न बजाया तो साउंड वेव निकली V स्पीड से, F0 फ्रीक्वेंसी से, करेक्ट। चलिए, तो जब ये वेव जा रही है इसके पास, जब ये वेव इसके पास जा रही है, इस केस को एनालिसिस करते हैं। क्या है कि इधर एक सोर्स है, करेक्ट। वो सोर्स खुद मूविंग है VS की स्पीड से, साउंड वेव इधर ही चल रही है V स्पीड से। इसको कितना फ्रीक्वेंसी फील होगा? तो ऑब्जर्वर कौन हो गया अपने लिए? ये दीवार। दीवारें भी ऑब्जर्वर बन जाती है, कमाल हो गया है कि नहीं? तो दीवार भी ऑब्जर्वर बन गई, जो कि स्टेशनरी है। क्या है ये? स्टेशनरी है, कूल। चलिए, तो V0 इज इक्वल टू 0 ना। अब
हमें पता करना है कि ये जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो दीवार है इसको कितनी फ्रीक्वेंसी फील होगी। सो आवर टारगेट इज टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द वॉल। ओके, तो फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द वॉल। सुनने में काफी अजीब सा है कि दीवारों को भी फ्रीक्वेंसी पता चलती है, लेकिन यहाँ थोड़ा हम ऐसा ही लेके चलेंगे। अब एफ अपरेंट, मैंने एक ही फॉर्मूला बताया आपको याद रखने के लिए, वो यही है। कौन सा? v प्लस माइनस वी नोट वी प्लस माइनस वी एस। बाकी सारे केस बेकार, केवल यही अपना एक इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कहा था प्लस माइनस कैसे लेते हैं, अगर v के साथ में है वी नोट या फिर वी एस तो क्या लेते हैं? नेगेटिव। अगर v के ऑपोजिट में है कोई भी तो क्या लेंगे? प्लस। बस, इससे अच्छा क्या हो सकता है ट्रिक। ओके, चलिए, तो एफ अपरेंट यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द वॉल, तो इसमें डब्ल्यू नाम दे देता हूं, ठीक है। एफ डब्ल्यू और ए वॉल, एफ नॉट v प्लस माइनस वी नॉट में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो ये तो हो गया 0, करेक्ट। क्या बचेगा? ये बचेगा v अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। अब सोर्स इधर जा रहा है, v भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन, तो क्या लेंगे? नेगेटिव, यानी कि यहाँ क्या जाएगा? नेगेटिव, यानी कि दीवार को ये फ्रीक्वेंसी फील होगी। पहला कंप्लीट। नाउ सेकंड, अब सेकंड की हम बात करते हैं, ये लिख लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं इससे, ठीक है। सेकंड की हम चर्चा करेंगे। क्या? सेकंड की चर्चा कुछ इस तरह से होगी स्टूडेंट कि पहला केस हो गया, वेव वहां तक पहुंच गई, वेव जैसे ही यहां पहुंची तो रिफ्लेक्ट हुई होगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद और उस समय इसको जो फील हो रही थी फ्रीक्वेंसी वो क्या थी? एफ डब्ल्यू थी, ठीक है। अब देखो, हम चाहते हैं कि ये जब वेव पहुंचेगी किसके पास? ड्राइवर के पास, तो उसे कितनी फ्रीक्वेंसी फील होगी। यानी कि अब ऑब्जर्वर कौन है? ड्राइवर। क्यों? वो उसे पता करना है कि कितनी फील होने वाली है। तो अब अपने लिए ड्राइवर क्या हो गया? ऑब्जर्वर। तो ड्राइवर जो है ऑब्जर्वर बन गया, जो चल रहा है वी एस की स्पीड से, चल रहा है वी एस की स्पीड से। ओके, वी एस की स्पीड से कह दो, कोई दिक्कत नहीं। वी एस कहें, क्या कहें? वी सी कह दो इससे, है ना। चलो, स्पीड ऑफ ए कार कह देते हैं, स्पीड ऑफ ए कार कह देते हैं, ताकि आपको सोर्स वाले में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वहां पर ये सोर्स था, अब क्या बन गया? ऑब्जर्वर बन गया, ठीक है। तो इसे वी सी कहा। ओके, वी सी कहा, तो यहां पर क्या है? ये दीवार है, दीवार ने फ्रीक्वेंसी जनरेट की एफ डब्ल्यू की, किसके लिए? साउंड की। साउंड की स्पीड क्या है? v है। चलिए, तो एफ अपरेंट क्या आ जाएगा? एफ अपरेंट हियर्ड बाय द ड्राइवर। नाउ अपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ड्राइवर। और ड्राइवर अपने लिए इस केस में क्या है? ऑब्जर्वर है, और ये किसका काम करेगा? सोर्स का, क्योंकि अब ये साउंड वेव वहां पहुंचा रहा है ड्राइवर के पास, ठीक है ना। तो बस देखिए, एफ अपरेंट फाइनल अपरेंट जो होगा, फ्रीक्वेंसी कितने की आ रही है? एफ डब्ल्यू की आ रही है, तो फंडामेंटल अपने लिए एफ नोट की जगह क्या आ जाएगा? एफ डब्ल्यू, ठीक है। और वी प्लस माइनस वी नोट, अब ऑब्जर्वर का स्पीड क्या है? वी सी है, तो वी प्लस माइनस वी सी अपॉन सोर्स क्या है? सोर्स खुद स्टेशनरी है, तो ये वी। अब देखो, वी और वी सी सेम डायरेक्शन में है क्या? नहीं, ऑपोजिट में, वी इधर वी सी इधर, तो ये प्लस वी सी अपॉन वी, ठीक है। तो एफ डब्ल्यू का वैल्यू यहां रख देते हैं। चलो, एक बार फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एफ अपरेंट इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू क्या था? एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस वी सी, ये एफ डब्ल्यू का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा वी प्लस वी सी अपॉन वी, ठीक। वी से वी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर वी प्लस वी सी अपॉन वी माइनस वी सी। लिखिए, इन शॉर्ट एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उम्मीद है कि समझ में तो आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ अगर आपको पॉइंट नहीं आया हो तो मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ इसको, कि मैंने कौन कौन से स्टेप इंक्लूड किए थे। पहला था कि ये BMW कार है, ड्राइवर जो चला रहा है गाड़ी को VC स्पीड से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए कार, उसने हॉर्न बजाया, हॉर्न से निकली साउंड वेव की स्पीड है v, फ्रीक्वेंसी है f नोट। ये f नोट फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव सीधा जाके टकराया किससे? दीवार से। दीवार क्या था उस समय? स्टेशनरी था। तो दीवार को कितना फ्रीक्वेंसी फील हुआ है पहले हमने वो निकाला, ठीक है। तो दीवार यहाँ पर थी,
तो दीवार स्टेशनरी है। सोर्स कौन सा है? कार वाला, कार चल रही है, स्पीड v से इधर भी चल रहा है और ये v नॉट 0 है। तो फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय द वॉल क्या आएगा? एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ नोट v प्लस माइनस वी नोट अपॉन v प्लस माइनस वी एस। करेक्ट। ऑब्जर्वर कौन है? दीवार है, तो वो तो स्टेशनरी है तो 0 हो गया। करेक्ट। अब वी एस सोर्स कौन है? कार है खुद, वो खुद चल रही है कितनी स्पीड से? v सी स्पीड से, और v और v सी सेम डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा? माइनस। इतनी बात क्लियर? चलिए फिर मैंने कहा कि यहां से जो वेव आई है उसकी फ्रीक्वेंसी थी एफ नॉट, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी एफ डब्ल्यू, क्योंकि वॉल को इतनी ही फील हुई थी। अब एफ डब्ल्यू फ्रीक्वेंसी का ये जो साउंड वेव है, एफ डब्ल्यू फ्रीक्वेंसी का ये जो साउंड वेव है वो जा रहा है कहाँ पर? वो जा रहा है इस ड्राइवर के पास। तो ड्राइवर जो है वो BMW में बैठा है, ठीक है, ये रहा ड्राइवर। इस ड्राइवर के पास आएगी ये फ्रीक्वेंसी है कितनी? एफ डब्ल्यू, और ड्राइवर खुद चल रहा है VC स्पीड से, और यहाँ से साउंड वेव कंटिन्यूसली निकल रही है V स्पीड से। तो चलिए देखते हैं। अब इसको जो नया अपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा उसको बताना है कि ड्राइवर को कितना दिख रहा है। तो ये है अपना ऑब्जर्वर, और भेज कौन रहा है? ये, समझे? चलिए, तो एफ अपरेंट सोर्स से फ्रीक्वेंसी आ रही एफ डब्ल्यू, वी प्लस माइनस वी नोट, वी प्लस माइनस वी सी, वी एस लिखो। चलिए, नया फंडामेंटल तो यही ना। अब देखो सोर्स कौन है? ये है। सोर्स का स्पीड क्या है? 0 है, तो इट्स 0, ठीक है। v प्लस माइनस वी नोट, वी नोट यानी कि क्या है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर खुद चल रहा है गाड़ी लेकर के, है ना। ऑब्जर्वर खुद चल रहा है VC की स्पीड से। अब v और VC सेम डायरेक्शन में है क्या? v और VC, अच्छा ये v तो इधर से आ रहा है ना, इस साउंड वेव को हम देख रहे हैं ना, तो ये v स्पीड से इधर आ रहा है, तो v और VC कौन से डायरेक्शन हो गए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट में तो पॉजिटिव। अब एफ डब्ल्यू का वैल्यू रख दो, ये रहा एफ अपरेंट इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू कितना हो गया? एफ नोट वी अपॉन वी माइनस वी सी, और ये v प्लस वी सी अपॉन वी। खत्म। क्या आ जाएगा? एफ अपरेंट इज इक्वल टू वी प्लस वी सी अपॉन वी माइनस वी सी एफ नोट। तो ये हो गया अपना डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। स्टूडेंट अगला एक सवाल लिख दिया है और इसी पर है रिफ्लेक्शन बेसिस पर। सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन एक ही लाइन का आंसर है, देखिए समझते हैं। टू परमिट द मेजरमेंट ऑफ हर स्पीड, ए स्काई डाइवर, ये मतलब एक लड़की है जो कि स्काई डाइवर है, कैरीज ए बजर, बजर मतलब जिससे हम गाना सुनते हैं, साउंड वेव्स, म्यूजिक, जो भी सुनना चाहे, ठीक है। बजर एमिट्स ए स्टेडी टोन एट 1800 हर्ट्ज। पूरा पढ़ लेते हैं पहले। चलिए, तो एक स्काई डाइवर है, इसके पास एक बजर है, और बजर क्या कर रहा है? टोन्स क्रिएट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1800 हर्ट्ज। उसका एक दोस्त है, फ्रेंड ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर है, एट द लैंडिंग साइट, मतलब जो स्काई डाइवर है वो कहीं पर किसी साइट पर लैंड करेगी तो वो लैंडिंग साइट है। डायरेक्टली बिलो लिसन टू द एम्पलीफाइड साउंड ही रिसीव्स। ओके, एज्यूम द एयर इज काम, एयर जो है वो रेस्ट में यानी काम में, अपना अजम्पशन नंबर 3। assume the air in calm, sound speed is 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ द एल्टीट्यूड, कितनी हाइट पर है डजंट मैटर। while the sky diver is falling at terminal speed, किसी टर्मिनल स्पीड पर नीचे आ रहा। his friend on the ground receive waves of frequency 12150 hertz. what is the sky diver's speed? देखिए करते हैं, मान लेते हैं कि ये जमीन है यानी कि ग्राउंड है, ग्राउंड पर उसका कोई दोस्त है, मान लीजिए मैं ही हूं, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। तो मैं ऑब्जर्वर हूं, या फिर मैं ऑब्जर्वर हूं या क्या हूं अभी पता करूंगा। मैं हाल फिलहाल ग्राउंड पर हूं। तो एक स्काई डाइवर है, ये स्काई डाइवर, अरे होते ना पतंग लेके जो उड़ जाते हैं आसमान में, है ना, स्काई डाइवर, तो वही है स्काई डाइवर। तो इधर एक पतंग लटका देते हैं, इधर एक पतंग लटका देते हैं, ठीक है। सो सी इज ए स्काई डाइवर, उड़ रही है हवा में, चलिए उड़ने देते हैं। इसके पास एक बजर भी है, और बजर ने
टोन क्रिएट किया है फ्रीक्वेंसी का, यानी कि उसने टोन मतलब साउंड वेव क्रिएट किया, साउंड, ठीक है। उस साउंड का फ्रीक्वेंसी है बच्चों कितना कितना है 1800 हर्ट्ज। ओके, स्पीड कितना है, स्पीड तो कुछ दिया नहीं है, स्पीड ऑफ साउंड दिया, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड दिया है, दैट इज दी 343 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो उसने कहा कि जब वो स्काई डाइवर एक बजर लेकर के आ रही थी लैंडिंग साइट पर, सो हियर इट इज ए लैंडिंग साइट ऑन ए ग्राउंड, यहां पर वो लैंड करने वाली है। ओके, तो उसने क्या किया कि एक बजर उसके पास जो था उससे एक साउंड वेव क्रिएट की जिसकी फ्रीक्वेंसी 1800 हर्ट्ज थी। ओके, और साउंड का स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड। ना इसके पास ये साउंड वेव दौड़ के आ रही है और इससे पता चला ऑन द लैंडिंग साइट डायरेक्टली बिलो लिस्टन टू एम्पलीफाइड साउंड ही रिसीव्स। ओके, एंड एज्यूम द एयर इज काम कर लिए इसे, ठीक है। टर्म्स हिज फ्रेंड ऑन द ग्राउंड, इसने कहा है कि उसका जो दोस्त है उससे कितनी फ्रीक्वेंसी फील हो रही है 2150। ओके, यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस वन इज 2150 हर्ट्ज इस ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। इसने जो फील की तो क्या करें, तो ये करो कि ये ऐसा है कि बजर जो है वो दौड़ के आ रहा है, बजर दौड़ के आ रहा है, मान लो Vs की स्पीड से। क्यों? क्योंकि बजर क्या हो गया, सोर्स हो गया साउंड का, वहां से साउंड वेव निकली और इस ऑब्जर्वर को सुनाई दी, उसकी फ्रीक्वेंसी 2150 है। तो बताओ ये कौन सी स्पीड से आ रहा है, Vs हमें फाइंड करना है, और V ऑब्जर्वर क्या है, 0 है। ओके ओके, तो F अपरेंट इक्वल टू F नोट V प्लस माइनस V नोट V प्लस माइनस Vs, करेक्ट। ओके, V नोट क्या है, 0 है, V नोट को 0 कर देते हैं, ये लीजिए ना। V प्लस माइनस Vs क्या करें इसका, देखो V भी इधर है, Vs भी इधर है, साउंड भी इधर है, Vs भी इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होता है ऑपोजिट होता, सॉरी दोनों एक ही डायरेक्शन में होता तो माइनस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो प्लस, बस खत्म हो गया। F अपरेंट कितना दिया 2150, F नोट कितना दिया 1800, और V कितना दिया 343, ये V कितना 343 माइनस Vs हमें फाइंड करना है। कर पाएंगे जी? क्यों नहीं कर पाएंगे? अच्छा, हाँ चलिए, मुझे लगा मैंने वो भी मिटा दिया है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, इट कम्स आउट टू बी 215 इज इक्वल टू 18 इंटू 343 अपॉन 343 माइनस Vs। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे बच्चों, Vs निकाल लेंगे, और इसका आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से कितना आता है, इट कम्स आउट टू बी, इट्स फाइनली 55.83 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 180 बचेगा ना, मैंने 180, Vs कम्स आउट टू बी 55.83 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आएगा, विच इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि जब उससे इतनी फ्रीक्वेंसी फील हो रही थी तब ये स्काई डाइवर कितनी स्पीड से आ रही थी, ये स्काई डाइवर आ रही थी 55.83 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नाउ सेकेंड, तो Vs आ गया अपने पास 55, ओके, Vs 55.83 मीटर पर सेकेंड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि सपोज द स्काई डाइवर कैन हियर द साउंड ऑफ द बजर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। बहुत बढ़िया, व्हाट फ्रीक्वेंसी डज शी रिसीव्स। बहुत बढ़िया हो गया ये तो। देखिए बी ऑप्शन क्या कहता है कि एक स्काई डाइवर है, तो ये पतंग, पतंगों को ठीक से बनाओ भाई, चलिए बन गए। ये ग्राउंड, ये खुद चल रही है, स्पीड कितना Vs 55.83, साउंड वेव इधर है V इक्वल टू 343। चलिए, और इसके पास बजर भी है, क्या है इसके पास, बजर भी अवेलेबल है। अगर बजर भी अवेलेबल है तो
उसने कहा कि मेरा एक दोस्त नीचे खड़ा है, ठीक। तो पहली बार तो ये हुआ था कि यहां से यहां वेव गई, इसको कुछ सुनाई दिया, तो वो तो कहानी खत्म हो गई। अब इसने क्या कहा कि सपोज द स्काई डाइवर कैन हियर द साउंड ऑफ द बजर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि यहां से साउंड वेव गई बजर से निकल करके ग्राउंड से टकराई, ग्राउंड से टकरा करके वापस इसके पास पहुंची। रिफ्लेक्टेड यानी कि क्या है, डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड, ओके, रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, वही जो इसे सुनाई दे रही थी, है ना, कितना, इट्स 2150 हर्ट्ज, ओके। यानी कि अब ये FW हो गया अपने लिए ग्राउंड वाला फॉर्मूले वाला, है ना। तो चाहो जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, है ना। तो FW कह लो, दीवार से या ग्राउंड से जो टकरा कर आई है ना। तो इतनी फ्रीक्वेंसी का ये वेव वापस उससे टकराएगा। तो देखो अब ये भेजने वाला कौन है, भेजने वाला यहाँ पर ग्राउंड है, सोर्स है अपना वो, तो ये हो गया सोर्स, सोर्स तो स्टेशनरी रहेगा। अब ये हो गया ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर हो गया, तो VC VO कह दो इससे कि भाई तुम ऑब्जर्वर बन गए हो, बन गया। अब इसके बाद सोर्स स्टेशनरी है, इतने फ्रीक्वेंसी का साउंड दे रहा है, सामने से लपक करके आ रहा है कौन, बजर लेकर के एक ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर का स्पीड है इतना। तो बताओ उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी FW V प्लस माइनस V नोट V प्लस माइनस VS। VS 0 है, सही है। V नोट का क्या करें, तो V नोट का ये करो कि अपने पास आ गया F अपरेंट इक्वल टू F नोट V प्लस माइनस V नोट अपॉन V, करेक्ट। V नोट का क्या करें, V नोट का क्या करें, तो देखो V नोट गिवन है, इट्स ओके। साउंड वेव अभी यहां से जा रही है और V नोट यानी कि ऑब्जर्व उधर से आ रहा है, ऑपोजिट तो प्लस, ठीक है। मतलब कुल मिला के वही फॉर्मूले जो हमने डिराइव किया था, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा हूँ ताकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। F अपरेंट इक्वल टू F नोट यानी कि FW लिखो इससे। FW कितना आ जाएगा, FW 2150 इंटू V प्लस V नोट, V कितना है 343, करेक्ट आंसर। V ऑब्जर्वर कितना 55.83 अपॉन V कितना, V है 343। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इट कम्स आउट टू बी 2499 हर्ट्ज, 2499 हर्ट्ज। तो देखो बहुत ही उम्दा सवाल, और इसका एक रिजल्ट वो हम समझें कि जब इसने बजर बजा करके इसके पास साउंड को भेजा तो इसको सुनाई दिया 2150 हर्ट्ज, और वही वेव जो रिफ्लेक्ट होकर के वहां गई तो इसको सुनाई दी कितनी 2499 हर्ट्ज। यानी कि मैं अगर हॉर्न बजा करके मैं खुद ही सुनूंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है, ऑफ हाई पिच अगर हाई सुनाई देगी मतलब क्या था। अब देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, रिलेटिव मोशन के बारे में भी हम चर्चा करें, चलिए उसे अगले पॉइंट में करें। तो ये अभी लिख लीजिए। अब हम 1 बाय 1 जो अजम्पशन हमने अज्यूम किए थे उनको ब्रेक करेंगे 1 बाय 1 सबको, यानी कि जो ट्रेडिशन हमने अपना रखा था स्टार्टिंग के लेक्चर में डॉपलर इफेक्ट में, उन सबको खत्म करने वाले हैं। कैसे खत्म करने वाले हैं देखिए। पिछले लेक्चर में वो जहाज वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था, 2 जहाज हैं, तो उसमें मैंने करेक्शन करवाया था कि उसको जो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था अभी अब डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को वापस, क्योंकि अब अजम्पशन हम तोड़ रहे हैं 1 बाय 1। देखिए डॉपलर इफेक्ट में पहला अजम्पशन था कि जो एक्सीलरेशन है ऑब्जर्वर और सोर्स का वो 0 है, एक्सीलरेशन 0 माना था, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट था। दूसरा अपना अजम्पशन था क्या, दूसरा अजम्पशन ये था कि ऑब्जर्वर और सोर्स हमेशा ही एक ही मोशन लाइन में होंगे, एक ही लाइन ऑफ मोशन में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आड़ा तिरछा कुछ भी, ऐसा नहीं चलेगा। और तीसरा हमने माना था जो एयर है, एयर इज इन रेस्ट, वो काम है, शांत है, और यू कैन से रेस्ट, ठीक।
और चौथा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो किसी टाइम t पर होता है। चलिए अब 1 बाय 1 सारे एजम्पशन को तोड़ेंगे और वही क्या है, डॉपलर इफेक्ट के एडवांस कुछ बातें हैं। पहले हम इसको तोड़ देते हैं। What happened if air is in not rest condition? हवा अगर रेस्ट वाली कंडीशन नहीं है तो क्या होगा, तो उसको सीधा सा एक सवाल से समझिए। तो देखिए, when air is not in rest, करेक्ट। चलिए देखते हैं, अगर हवा रेस्ट में नहीं है तो एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट डाटा दूंगा आपको। उसका क्या है कि दो जहाज है, एक गहरा समुद्र है, उस गहरे समुद्र में दो पानी की जहाज चल रही है, दो ही चल रही है, ठीक है। ये ईस्ट है, ये पहला जहाज शिप 1, और मैंने SHWP लिख दिया पिछले लेक्चर में गलती से, और S2 ये दूसरा शिप है, ओके। ये जो है ट्रेलिंग है, यानी कि पीछे कर रहा है, पीछे चल रहा है, ST कह सकते हैं ट्रेलिंग शिप, और ये है लीडिंग शिप, लीड कर रहा है, ओके। चलिए अब लेट्स से इसका जो स्पीड है ट्रेलिंग का, इसका स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है 12 की जगह 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। 12 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, दोनों ही आगे चल रहे हैं। ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, ईस्ट वाली डायरेक्शन में, E फॉर ईस्ट, ओके। तो हुआ ये कि इसने एक साउंड क्रिएट किया, विशल, हॉर्न बजाया, या फिर एक ट्रांसमिट किया सिग्नल, है ना, एक सिग्नल इसने ट्रांसमिट किया, सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय ट्रेलिंग शिप, by a trailing ship, ओके। उस ट्रेलिंग शिप की फ्रीक्वेंसी दी है क्या, कुछ दिया होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी दिया है 1200 हर्ट्ज, ठीक है। जो सिग्नल ट्रांसमिट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी है f0 = 1200 हर्ट्ज, ओके। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, दैट इज वेरी इजी। क्या कि आप कहते हैं कि सोर्स कौन है, ये साउंड क्रिएट कर रहा, तो ये सोर्स हुआ अपना, ठीक है। सोर्स हुआ तो इसे लिख दो, भाई सोर्स है तुम, तो VS हो गया। ये यहाँ से साउंड वेव क्रिएट चली, साउंड वेव का स्पीड दिया है, ये दिया है आपको कितना, V = 1520 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1520 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट डाटा नहीं लिया होगा मैंने, कुछ चेंज कर दिया, लेकिन चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये साउंड की स्पीड है, ये f0 है, ये VS है, और ये ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर, ठीक है। चलिए, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर, इसको कितनी सुनाई देगी, आगे वाली जहाज को अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय लीडिंग शिप, that is very easy, f apparent = f0 v plus minus v0 v minus v plus minus v, करेक्ट, ओके। v इधर है, v भी इधर है, v इधर ही है, vs भी इधर है, v0 भी इधर है, सभी इधर है, एक ही डायरेक्शन में, नेगेटिव ले लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा, है कि नहीं। f0 क्या है 1200, v कितना, v ये रहा 1520 माइनस V0 ऑब्जर्वर का कितना 15, और V ये कितना 1520 माइनस VS कितना 12, ठीक है, दैट इज ओके। नाउ क्वेश्चन चेंज, क्या उसमें तो था हवा का कोई रोल था ही नहीं। नाउ लेट सपोज कि सारी कंडीशन सेम है, लेकिन वेस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अब हवा चलने लगी, ओके। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हवा चलने लगी, यानी कि इसकी ऑपोजिट में। साउंड किधर जा रहा है, इधर, साउंड इधर जा रहा है, लेकिन विंड इधर क्रिएट हुआ, यानी कि विंड ट्राई टू फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस साउंड विद स्पीड ऑफ VW कितना, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये ऑपोजिट में चल रही है। तो क्या करेंगे, अब देखो साउंड जाना चाह रही इधर,
विंड ले आना चाह रही इधर, तो क्या होगा, साउंड को अपोजिशन झेलना पड़ेगा, कितने का, बहुत सिंपल, 2 से माइनस हो जाएगा, है ना। यानी कि अब v यूज नहीं करके क्या करेंगे, v माइनस वी डब्ल्यू, यहाँ भी क्या यूज करेंगे, v माइनस वी डब्ल्यू, बस यही चेंज था। अगर उसकी डायरेक्शन में होती तो v प्लस वी डब्ल्यू, यानी कि मैं बोल रहा हूँ हेलो हेलो हेलो, इधर से हवा भी आ रही है तो उसको v प्लस वी डब्ल्यू से लेके जाएगी, ठीक है। तो 1520 माइनस 2, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस का 15 ये v नोट, और 1520 माइनस 2 माइनस के 12। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने विंड की स्पीड बहुत कम ली है, ठीक है। तो ये था कि जब हवा यानी कि एयर इज नॉट इन द रेस्ट कंडीशन, तो पहला अजम्पशन हमने तोड़ने से पता चला कि हाँ, अगर विंड साउंड की स्पीड में है देन इट विल बी v प्लस वी डब्ल्यू, अदरवाइज इट्स v माइनस वी डब्ल्यू। क्या हो अगर किसी थीटा एंगल पर हो, क्या हो अगर किसी थीटा एंगल पर हो, तो देखो उसके लिए भी मान लो साउंड जा रही है इधर, v साउंड, इधर है हवा किसी थीटा एंगल पर, तो टोटल साउंड क्या आ जाए, टोटल स्पीड, इसका कंपोनेंट ले दो इधर, वी डब्ल्यू कोस थीटा, यानी कि v साउंड प्लस वी डब्ल्यू कोस थीटा, ये किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो करने वाले हैं वो इतिहास में बहुत ही कम हुआ है ऐसा, तो उसको हम देखते हैं क्या है ऐसा जो इतिहास में नहीं है। इतिहास में ऐसा नहीं है कि अभी हमने कहा था कि एक तरफ ऑब्जर्वर है, एक तरफ क्या होगा, सोर्स होगा, तो दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन है, मोशन इधर करे या उधर करे, वो सेम ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। लेकिन सेम नहीं हो तो क्या होगा, जैसे ये एक ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक, यहां पर रेलवे क्रॉसिंग है, मतलब यहां से इंसान क्रॉस कर सकता है, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग हमने बना रखा है, गेट वगैरह लगा रखा है, तो गेट भी लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक ट्रेन चली, अब जाहिर सी बात रेलवे ट्रैक तो यहां पर है, बाकी सब जगह तो क्या होगा, सड़क वगैरह होगी। तो इधर एक रोड है, इधर से एक कार आ रही है, कार इधर जाना चाह रही, ट्रेन इधर जाना चाह रही, इसने हॉर्न बजाया, इसने हॉर्न बजाया, ठीक है। अगर हॉर्न बजाया तो सिंपली हम क्या करते थे, जब भी हॉर्न बजा, कुछ बजा, ऑब्जर्वर उसके सामने या उसके लाइन ऑफ मोशन में होना चाहिए, तो इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, इसके सामने कोई ऑब्जर्वर है ही नहीं, कौन सुनेगा इसे, कोई नहीं सुनेगा, कोई कुत्ता भी नहीं सुनने जा रहा है इसे, है ना। तो क्या होगा, ये कह रहा है कि मैं सुनूंगा, तो कैसे सुनेगा ये, इसके लिए जरूरी है लाइन ऑफ मोशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगला टॉपिक अपना यही है, ठीक है। तो सेम लाइन ऑफ मोशन, उसकी हम चर्चा करते हैं। अगला मैंने लिख दिया है नॉट इन सेम लाइन ऑफ मोशन, तो क्या होगा, उसके लिए एक सवाल भी करेंगे, तब तक के लिए कंसेप्ट समझते हैं क्या है। मान लीजिए एक हाईवे है और ये दूसरा हाईवे है जो आगे जाके यूं मिलते हैं, ठीक है। हाईवे 1, चलो मान भी लोगे हाईवे 1 और 2 है, इसमें क्या है, एक कार यहां से जा रही है, कार नंबर 1 C1, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा ही कार बनाते हैं, ये हाईवे छोटा बन गया, क्या करें, ये लीजिए हाईवे बड़ा हो गया और ये हाईवे भी बड़ा। यहां एक कार है, ये एक कार है और यहां भी एक कार है, ये V1 से चल रही, ये V2 चल रही है। तो पहले हम लाइन ऑफ मोशन देखते हैं क्या सेम है, नहीं, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स दे आर नॉट इन द सेम लाइन ऑफ मोशन, नहीं है तो ये कैटेगरी बन गई। तो ऐसे केस को कैसे सोल्व करें, ऐसे केस में हम वैसा ही करेंगे जो करते आए थे, यानी कि उनको सेम लाइन ऑफ मोशन बनाएंगे। तो अगर इन दोनों को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं ऐसे, तो ये सेम लाइन ऑफ मोशन बनेगी, ये भी इधर चले, ये भी इधर चले, चलो। लेकिन ये कनेक्ट करने से पहले भी एक बात सुनो, क्या, पहले ये बात सुनिए, मान लेते हैं कि इसने एक हॉर्न लगाया और हॉर्न बजा दिया,
यानी कि साउंड वेव फ्रीक्वेंसी एफ नॉट और स्पीड v। ठीक, अब मैंने कहा कि उसका तो हम कंसिडर नहीं कर सकते कि उसको कितनी सुनाई देगी जब तक कि सेम लाइन ऑफ मोशन नहीं हो। वैसे साउंड वेव 3D है, हर डायरेक्शन में जाएगी, इसके पास भी जाएगी, लेकिन हम एनालिसिस कैसे करें, उसके लिए जरूरी है सेम लाइन ऑफ मोशन होना। ओके, तो मैंने कहा ये सेम लाइन ऑफ मोशन बना देते हैं। अब देखो, माना कि ये एंगल कितना है बच्चों, θ1 है, और ये एंगल कितना है, θ2 है, खुद से ही मान लिया। ठीक है, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, v1 cos θ1, इधर कितना आएगा, v2 cos θ2। ठीक है, अब ये सोर्स है, ये सोर्स इतनी स्पीड से चल रहा, ऑब्जर्वर इतनी स्पीड से चल रहा, साउंड वेव इधर से ही आएगी। ठीक है, क्योंकि वो तो 3D है, हर डायरेक्शन में जाएगी। चलिए, एफ अपरेंट इज इक्वल टू एफ नोट v प्लस माइनस वी नोट v प्लस माइनस वी एस। अच्छा, किसी के मन में ये तो सवाल नहीं आ रहा कि v का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, साउंड का कैसे लें, वो 3D है, हर जगह उसके पास पहुंचेगी, हमें केवल एनालिसिस करने के लिए सेम लाइन ऑफ मोशन दिखाना पड़ता है ना, ताकि वी नोट और वी एस का कोई लफड़ा नहीं रहे। चलिए, तो रिलेटिव मोशन तभी है जब सेम लाइन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो ये एफ नोट जो उसने जनरेट की, वी तो साउंड की है, वी नोट ऑब्जर्वर कितना, v2 cos θ2। ओके, तो वी नोट की जगह क्या लिख दूं, v2 cos θ2, और सोर्स का कितना, v1 cos θ1। करेक्ट, यस करेक्ट। प्लस माइनस की घटना देखते हैं, जो v के साथ में है वो माइनस, तो v और vs साथ में है तो ये माइनस, और v और v2 cos θ2 क्या है, ऑपोजिट है तो प्लस। ठीक है, तो एक ही ज्ञान है जो चारों ओर चल रहा है, वही ज्ञान अभी भी काम आ रहा है। ठीक, चलिए अब हम करते हैं एक सवाल, इतना ही कंसेप्ट है इसका। ठीक है, ये कंसेप्ट इतना ही। तो आगे की कहानी क्या कहती है, एक ट्रेन है, ए ट्रेन अप्रोचिंग ए रेलवे क्रॉसिंग है एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, नो डाउट मुझे इसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आई हैव कन्वर्टेड इट 5/18 से, क्या आ जाएगा, 6 2 12, 6 3 18, 100/3। ठीक है, 100/3 आया है ट्रेन का स्पीड। देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा है कि ये एक रेलवे क्रॉसिंग है। ठीक, तो ट्रेन यहाँ से चल रही है, चुक चुक गाड़ी आई, ये रेलगाड़ी चली। तो ट्रेन चल रही है कितनी स्पीड से, ट्रेन चल रही है 100/3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब सोर्स से ऑब्जर्वर, उसकी हम कहानी भी देखेंगे। एट ए स्पीड ऑफ इतना, साउंड से शॉर्ट विसल, इसने एक सीटी बजाई और एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ नोट। तो एक साउंड वेव भी यहाँ से निकली एफ नोट, जिसका फ्रिक्वेंसी है 640 हर्ट्ज। When it is 300 मीटर अवे फ्रॉम द क्रॉसिंग। ये घटना कब हो रही है, जब ये ट्रेन 300 मीटर की डिस्टेंस पर है क्रॉसिंग से। तो मान लेते हैं क्रॉसिंग यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 300 मीटर डिस्टेंस दिखा दिया। ओके, तो ये हो गया 300 मीटर डिस्टेंस, 300 मीटर डिस्टेंस ये है। अब इसके बाद व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, सॉरी द स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है, स्पीड ऑफ साउंड दिया है 340 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड। एक रोड पर एक पर्सन खड़ा है परपेंडिकुलर टू द ट्रैक। तो परपेंडिकुलर टू द ट्रैक कुछ ऐसा होगा, सड़क ये ऐसा, या फिर उधर भी हो सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ट्रैक थ्रू द क्रॉसिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। क्रॉसिंग से वो 400 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, 400 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहां पर मान लिया ये स्टेशनरी है। ये कैसा है, स्टेशनरी है। ओके, तो ये क्रॉसिंग है ना, क्रॉसिंग CROSSING, क्रॉसिंग। अब आगे देन व्हाट विल बी, पूछा क्या,
व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय पर्सन, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यानी कि ये है अपना ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये है ऑब्जर्वर, ये होगा सोर्स, तो Vs हो गया ये, ठीक है। और Vs हमने निकाल लिया 100/3 मीटर पर सेकेंड, सारा डाटा लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं। काफी धीमे धीमे पढ़ा रहा है ना, लग रहा है। तो अब क्या करें, तो करना ये है, बहुत से कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या करें, भौंकने दो यहां पर मेरे आसपास। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात होती है कि सोर्स और ऑब्जर्वर का सेम लाइन ऑफ मोशन होना चाहिए, सोर्स और ऑब्जर्वर का सेम लाइन ऑफ मोशन होना चाहिए। तो ये रहा सेम लाइन ऑफ मोशन, ये मिला दिया, करेक्ट, ये सेम लाइन ऑफ मोशन है। तो सबसे पहले बात ये कि बताओ भाई ये एंगल कितना, थीटा में निकालना पड़ेगा, है ना। तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, तो ऑब्जर्वर की स्पीड क्या होगी, 0 हो गई। तो इसके लिए कंपोनेंट की बात करने की आवश्यकता ही नहीं। चलिए, तो एक तरफ है 300, एक तरफ है 400, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ ट्रेन है, ठीक। और ये है 300, ये है 400, ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली इट्स 500 मीटर, 9th क्लास पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो स्टूडेंट्स ये आता है 500 मीटर, 500 मीटर, ओके। अब सोर्स का स्पीड हमें देखना है अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, क्या आ जाएगा, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ये आएगा Vs cos थीटा, ठीक है। अब यहां क्यों नहीं माना, क्योंकि यहां पर आप थीटा मानो या θ1 मानो, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आएगी, तो θ1 θ2 लेने से कोई मतलब ही नहीं था, ओके। तो F अपरेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपरेंट इक्वल टू होता क्या है, इज इक्वल टू F नोट V प्लस माइनस V नोट V प्लस माइनस Vs, ठीक है। पूरे डॉपलर में एक फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन उसके रूप अनेक। तो F नोट हमें पता है 640, ओके, रखते जाते हैं। फिर V कितना है, V है आपका 340 प्लस माइनस V नोट ऑब्जर्वर 0 है, तो 0 हो गया ये, तो चलो तुम्हारी कहानी खत्म। 340 प्लस माइनस Vs, सोर्स का स्पीड कितना, Vs cos थीटा, Vs cos थीटा क्या आएगा, ये आ जाएगा Vs तो है 100/3, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस और ये हाइपोटेनस, ये 100, 00 से 00, 20, कितना आएगा, 20 आएगा ये, प्लस माइनस, तो V साउंड भी इधर ही जाएगा, Vs भी इधर ही है, तो एक ही डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, एक ही डायरेक्शन है तो नेगेटिव। बस सोल्व कर लेना, क्या आ जाएगा, F अपरेंट इक्वल टू 640 इंटू 340 अपॉन 340 में से 20 चले गए 320, कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी कितना 680 हर्ट्ज, ठीक है, 680 हर्ट्ज। तो उसने 640 की फ्रीक्वेंसी जनरेट की थी, 680 की उसे सुनाई दी, ड्यू टू सेम लाइन ऑफ मोशन इफेक्ट। हमने ये चीज पढ़ लिया। अब स्टूडेंट हमें पढ़ना है एक, वैसे तो एक क्या, एक्सीलरेटेड मोशन, तो देखते हैं आज इसे कंप्लीट करते हैं या नहीं, ओके। हाल फिलहाल ये लिखिए, अगला है अपना क्या, कि डॉपलर इफेक्ट इन एक्सीलरेटेड मोशन। शॉर्ट में ही समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी, केवल छोटी सी जानकारी कि हाँ इसे हैंडल कैसे करना है। तो देखिए फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, V प्लस माइनस V नोट V प्लस माइनस Vs। लेकिन चेंज क्या है, चेंज ये है, इसे हम एक सवाल से समझेंगे कि चेंज क्या है, कैसे। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों के पास जब एक्सेलरेशन हो, या दोनों में से किसी एक के पास हो, तो दोनों में से किसी एक के पास हो या दोनों के पास हो, अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो यही फॉर्मूला यूज करना। लेकिन चेंज क्या होगा वो हम बताते हैं। मान लो ये एक सवाल है, सवाल में मैंने कहा कि एक ऑब्जर्वर है डीजे, यहां डीजे रखा है,
डीजे साउंड। ओके, यहाँ एक ऑब्जर्वर है, जो डीजे है वो चल रहा है लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड। ये अपना सोर्स ही है क्योंकि साउंड यही दे रहा। साउंड है वेव से, उसकी स्पीड दी है लेट्स से 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया अभी। ओके, ऐसा कहा गया कि ऑब्जर्वर जो है वो इधर ही दौड़ रहा है, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ये भी ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो इसने मतलब साउंड है, साउंड मतलब इसने ऐसा कुछ विशल हॉर्न है, ये हॉर्न इसने बजाया, ऐसा हम कह सकते हैं। डीजे ने हॉर्न दिया, साउंड वेव निकली, उसको सुनाई देगी। सवाल है फाइंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय ऑब्जर्वर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो, अब अजम्पशन नंबर 4 हमने बताया था कि किसी टाइम t के लिए वैलिड होती है फॉर्मूले सारे, अब वो यहाँ पर भी क्लियर होगा। तो देखिए, फॉर्मूला अब भी यही यूज होना है। तो देखिए कैसे यूज होगा। v एफ नोट दे दें, एफ नोट ले लीजिए। कितना लेंगे? दिया है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, एफ नोट गिवन है 500 हर्ट्ज। ओके, इट्स 500 हर्ट्ज गिवन। v प्लस माइनस वी नोट, v प्लस माइनस वी एस। ओके, अब देखिए पहले प्लस माइनस का खेल खत्म करते हैं। v और vs एक ही डायरेक्शन में है, दैट मीन्स हियर इट विल बी नेगेटिव साइन। v और v ऑब्जर्वर जो भी होगा ऑब्जर्वर का स्पीड इधर ही होगा, कुल मिलाकर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इट विल बी प्लस। करेक्ट। एफ नॉट का वैल्यू वी नो कितना, 500 हर्ट्ज। v हमें पता है, vs हमें पता है, लेकिन v नोट क्या होगा? तो देखिए Vs वो है, Vs is the speed of a sound, sorry, Vs is the speed of the source which emitted the sound at particular time t। जिस टाइम पर उसने साउंड एमिट किया है। V नोट क्या है? जिस टाइम पर उसने साउंड को सुना। फिर से केवल चेंज क्या है एक्सीलरेटेड मोशन में? Vs वो स्पीड है जब सोर्स ने t सेकंड पर साउंड को एमिट किया। ये क्या है? जब t सेकंड पर उसने सुना। तो उसने क्या कहा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो देखिए ये तो चल रहा था, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो कंटिन्यूसली साउंड वेव जनरेट कर रहा है। ऑब्जर्वर भाग रहा है कंटिन्यूस, इसका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन है तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो v ऑब्जर्वर इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 है। एक्सेलरेशन कितना है? 10 है। कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड रखना है। इस तरह से चीज़ें चेंज होगी। तो v क्या है? v है स्टूडेंट 400, v नॉट कितना? 30, और ये क्या आ जाएगा? 400 माइनस 30। सॉरी, ऑब्जर्वर क्या है? अच्छा, बाय चांस सही आ गया है ना, बाय चांस ये 30 ही आया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? तो Vs 30 चल रहा था, v ऑब्जर्वर भी 30 आ गया। हमें क्या करना? वो तो बाय मिस्टेक आया है, कैलकुलेशन से आया है। चलिए अब क्या करें? अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, लिख लीजिए, इसे कैलकुलेशन कर लीजिए। तो फाइनल आंसर हम बता देते हैं। फाइनल आंसर विल बी कितना आ जाएगा? एफ अपरेंट इज इक्वल टू 500 इंटू 430 अपॉन 370। करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी कम्स आउट टू बी 575 हर्ट्ज। कितना? सॉरी 570 नहीं आएगा, ये 581 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, 581 हर्ट्ज। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने का अलग तरीका भी है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है विच यू कैन डू। एक और भी तरीके हैं जो आपके काम भी आएंगे। क्या तरीका है? बायनोमियल। इसको बायनोमियल से भी सोल्व करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को एग्जैक्ट, ये क्या कह सकते हैं आप, एग्जैक्ट ऑप्शन मैच करवाने के लिए कई बार ऐसा होता है। देखिए क्या, 500, ये 400 प्लस 30 लिखा है, 400 माइनस 30 लिखा है। अब मैंने क्या किया,
400 कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे में, क्या आ जाएगा 400 ऊपर कॉमन लिया तो 1 + 30 अपॉन 400, 1 और 400 यहाँ भी लिया, 1 - 30 अपॉन 400। बहुत बढ़िया। ओके, अब क्या बचा 500, 1 + 30/100 इट्स ओके, 1 - 30/400, अरे 400 है, ठीक है। ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - 30/400 की पावर -1। बायनोमियल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो आ जाने दो। चलिए, अब प्लस आया, प्लस आने के बाद क्या हो जाएगा 500 ब्रैकेट में 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, 1 × 30/400, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, यानी कि 30/400, और ये क्या आ जाएगा 30/400 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 30/400 कितना आता है, 30/400 देखो तो आप आएगा ये 0 से 0, यानी कि बहुत कम आ जाएगा, है कि नहीं, 0.00 समथिंग, 0.01 समथिंग टू जो भी आएगा। अब 0.0 समथिंग आ रहा है, दैट मीन्स ये टर्म 0.0 समथिंग है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.000 समथिंग, यानी कि ये तो नेगलेक्ट हो गया, इसे कर सकते। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 30/400, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो योर आंसर विल कम्स आउट टू बी 575 हर्ट्ज। तो देखिए 4 से 5 हर्ट्ज का डिफरेंस पड़ जा रहा है ना, 4 से 5 हर्ट्ज का डिफरेंस पड़ जा रहा है। तो डजंट मैटर, बस मैंने एक तरीका बताया था, आप चाहे किससे कीजिए, बेटर है उसी से करेंगे, ठीक है ना, इसे नहीं करेंगे क्यों, ज़्यादा लेंथी है, टाइम टेकिंग है, लेकिन मैंने बस बताया है क्या ऐसा भी होता है। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। डॉपलर इफेक्ट खत्म हुआ और उम्मीद है कि एक न्यूमेरिकल सेशन इसके ऊपर लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें जेईई नीट सीईटी पर जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को एक लमसम बना करके हम अटेंड करेंगे, है ना। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए, बेफिक्र रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मज़े कीजिए। टाटा।